अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका कुछ पार्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। जिस तरह के लेरिंग्स और ट्रैकिया के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी, जो बाकी पार्ट्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद हैं उनको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की हम बात कर लेते हैं। ट्रैकिया divides into two primary bronchi. ट्रैकिया जो कि लेरिंक्स के बाद अगला पार्ट विंडपाइप जिसे हम कहते हैं स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ये डिवाइड होता है और डिवाइड होकर दो प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। ईच प्राइमरी ब्रोंकाई देन डिवाइड्स एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड। जब प्राइमरी ब्रोंकाई की ब्रांचेस होती हैं डिवीजन के नतीजे में, तो उनको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। लेफ्ट लंग के अंदर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई मौजूद होती हैं, जबकि राइट लंग के अंदर 3 ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई पाए जाते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई की डिवीजन के नतीजे में टर्शियरी ब्रोंकाई बनते हैं और फर्दर ब्रांचिंग से टर्शियरी ब्रोंकाई की ब्रोंक्यूल्स बन रहे होते हैं, जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से लेस होता है। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होने के बाद ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं और जो सी शेप कार्टिलेजेस हैं जो कि ट्रैकिया के अंदर पाए जा रहे थे, वो अब इन ब्रोंकाई के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं विद कार्टिलेज प्लेट्स। सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर अब सी शेप कार्टिलेज रिंग मौजूद नहीं होते, जो कि ट्रैकिया में थे और उनको कोलैप्स होने से बचा रहे थे। उसकी बजाय सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स पाई जा रही होती हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लैक द कार्टिलेजेस, जबकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं इनके अंदर कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं होते। अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो यही सारे पार्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। ये लेरिंक्स, ये सारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो कि आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहला पार्ट उसका लेरिंक्स आ गया, इसके बाद सेकंड पार्ट ट्रैकिया या वॉइस बॉक्स भी जिसे हम कहते हैं, ये इतना पार्ट लेरिंक्स का। इसके बाद ये ट्रैकिया या विंड पाइप है जिसके अंदर ये सी शेप आपको कार्टिलेज के रिंग नज़र आ रहे हैं और ये ट्रैकिया यहाँ डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर ये 2 ब्रांचेस बना रहा है, एक राइट लंग में और एक लेफ्ट लंग में जा रही है। इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई का नाम देते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई मज़ीद फर्दर डिवीजन के नतीजे में ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बना रहे हैं और सेकेंडरी ब्रोंकाई की मज़ीद डिवीजन होती है तो उसके नतीजे में ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई की डिवीजन के नतीजे में ये देखें यहाँ मज़ीद डिवीजन हो गई है, तो ये जो आपको अगली ब्रांचेस नज़र आ रही हैं ये टर्शियरी ब्रोंकाई की हैं। ये टर्शियरी ब्रोंकाई आपको दिखाई दे रही है। टर्शियरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होती हैं तो ये देखिए आपको ये ब्रोंक्यूल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो एंड हो जाते हैं जाकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर और इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो क्लस्टर ऑफ पाउचेस पर एंड होते हैं, जिनको कि हम एल्वोलाई कहते हैं। ये आपको एल्वोलाई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर से टर्मिनल ब्रोंक्यूल दिखाई दी हैं, ये आ रही हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ रहा है और ये आकर क्लस्टर ऑफ सैक्स के ऊपर एंड हो रहा है। ये ब्लाइंड सैक्स हैं जिनको कि हम एल्वोलाई का नाम देते हैं। एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई की बात कर लेते हैं हम। टर्मिनल ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू द एल्वुलर डक्ट। टर्मिनल ब्रोंकाई की डिवीजन के नतीजे में एल्वुलर डक्ट्स बनती हैं और एल्वुलर डक्ट्स जो हैं एंड इन अ टाइनी चैम्बर्स फॉर द एल्वुलाई, जिनको अभी मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया। अब एल्वुलाई जो हैं ये वो साइट्स हैं जहाँ पर कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ब्लड और एल्वुलाई की एयर के साथ इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है।
यहाँ हर लंग के अंदर इन द लंग्स ओवर 700 मिलियन एल्वुलाई आर प्रेजेंट एंड ईच एल्वुलस, एल्वुलाई प्लूरल है और एक पाउच को या एक सैक को हम एल्वुलस कहेंगे। ईच एल्वुलस हैज़ अ वॉल 0.1 माइक्रोमीटर थिक। जो हर एल्वुलस की वॉल होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है, यानी जस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलकर ये वॉल बनी होती है और एंड सराउंडेड बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क। और इसके गिर्द कैपिलरी का एक डेंस नेटवर्क मौजूद होता है जिसके अंदर के ब्लड फ्लो कर रहा होता है बहुत स्लोली और एल्वुलाई की गैसेस इन्हीं इसी कैपिलरी के ब्लड के साथ अपना गैसियस एक्सचेंज कर रही होती हैं। और जो इनर स्क्वेमस एपिथेलियम है एल्वुलाई की वो मॉइस्ट होती है और इसके मॉइस्ट होने की रीज़न क्या है कि ताकि जो गैसेस हैं वो इस मॉइस्चर में एब्जॉर्ब हों और फिर इजीली ये और रैपिडली इनकी डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल हो सके फ्रॉम द इनर ऑफ द एल्वुलाई इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरी। इसके अलावा जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं उनके अंदर कोलेजन और एलास्टिन भी मौजूद होता है जो कि इनकी एक्सपेंशन और रिकॉइल को अलाउ करता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग हो रही होती है तो एक्सपेंशन और रिकॉइल के लिए जो है वो कोलेजन एंड एलास्टिन इनकी वॉल के अंदर पाया जा रहा होता है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आपको यही एल्वुलाई की ही स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये ब्रोंक्यूल्स हैं जो आ रही हैं, ये आपको ब्रोंक्यूल दिखाई दे रहा है और ये जिनको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल कह रही हैं वो हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे डिवाइड हो रही हैं और डिवाइड होकर ये एल्वुलर डक्ट बना रही हैं। ये एल्वुलर डक्ट है। एल्वुलर डक्ट जो हैं वो एंड हो रही हैं, ये एल्वुलर डक्ट आपको दिखाई दे रही है और एल्वुलर डक्ट जो है वो एंड हो रही है, ये आपको येलो से अब नज़र आ जाएगी। ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंक्यूल हैं, इनके डिवीजन से ये एल्वुलर डक्ट बन गई हैं। एल्वुलर डक्ट जो हैं वो एंड हो रही हैं एल्वुलर सैक्स पर। ये एल्वुलर सैक्स का आपको बंच पूरा दिखाई दे रहा है जिनको कि हम एल्वुलाई कहते हैं और इनके गिर्द आपको ये देखिए ब्लड कैपिलरीज का ब्लू एंड रेड ब्लड कैपिलरीज का ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ये पल्मोनरी वेन्यूल है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से और ये पल्मोनरी आर्टरी है, आर्ट्रियोल है जिसके अंदर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि यहाँ पर प्योरीफाई किया जाएगा। और अब हम सरफेक्टेंट का रोल देखेंगे इन एल्वुलाई कि एल्वुलाई के अंदर सरफेक्टेंट का क्या रोल होता है। Alveoli are lined with the surfactant. Surfactant basically a film of lipoprotein, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की एक फिल्म होती है जो कि एल्वुलाई की सरफेस पर मौजूद होती है और जिसको कि हम सरफेक्टेंट कहते हैं। सरफेक्टेंट का मेन जो रोल है वो है सरफेस टेंशन को लोअर करना। जो मॉइस्चर एल्वुलाई की सरफेस पर मौजूद होता है जिसकी मदद से कि डिफ्यूजन इजीली गैसेस की हो पाती है उसकी उस वाटर की सरफेस टेंशन को लोअर करना इस सरफेक्टेंट का काम होता है ताकि जो है गैसेस की डिफ्यूजन इजीली पॉसिबल हो पाए। इसके अलावा एक और रोल ये सरफेक्टेंट प्ले करता है वो है एल्वुलाई को कोलैप्स होने से ये प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग द एक्सहेलिंग प्रोसेस। जब एयर बाहर निकल रही होती है, एक्सहेल हो रही होती है तो एल्वुलाई एम्प्टी हो रही होती हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम इनको कोलैप्स होने से यही सरफेक्टेंट जो है वो प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो ये सरफेक्टेंट है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरफेस टेंशन को लोअर करके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को स्पीड अप कर देता है। ये नेक्स्ट रोल हो गया। इसके अलावा एक और रोल भी ये सरफेक्टेंट प्ले करता है वो है किल द बैक्टीरिया कि ये उन बैक्टीरिया को जो कि एल्वुलाई तक पहुंच जाते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये एक डिफेंस सिस्टम का रोल भी प्ले कर रहा होता है।
सर्फेक्टेंट जो है वो कंटिन्यूसली सक्रीट किया जा रहा होता है और उसको रीअब्जॉर्ब भी किया जा रहा होता है इन दी हेल्थी लंग्स। अच्छा, ये इस डायग्राम के अंदर इस सर्फेक्टेंट के बारे में ही आपको दिखाया जा रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको एक एल्वेलाई का बंच दिखाया हुआ है और इसमें से कुछ एल्वेलाई को यहाँ दिखाया जा रहा है। ये एक नॉर्मल एल्वेलाई है विद सर्फेक्टेंट, ठीक है, जिस पर में के सर्फेक्टेंट मौजूद है, जिसकी वजह से इसका एक नॉर्मल साइज है। और ये लार्जर एल्वेलाई है, ये एल्वेलस है। ये इसके गिर्द ब्लड कैपिलरी मौजूद है जिसके साथ ये अपना गैसियस एक्सचेंज जो है वो कर रहा है। जबकि ये एक ऐसा एल्वेलाई है जिसके अंदर के सर्फेक्टेंट नहीं है। सर्फेक्टेंट के ना होने की वजह से ये श्रिंक हो गया हुआ है और इसका डायमीटर कम हो चुका है लैक ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से, और इसलिए ये स्मॉलर इन साइज है। इसके गिर्द भी ये ब्लड कैपिलरी का आपको नेटवर्क जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी आप देखें क्या सर्फेक्टेंट कितना मेजर रोल प्ले कर रहा होता है एल्वेलाई में, कि ये उनको एक्सेलिंग के दौरान श्रिंक होने या क्लैप्स होने से जो है वो महफूज रखता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। लंग्स आर दी प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। इन्हीं यही वो ऑर्गन्स हैं जिनके जरिए रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाती है ह्यूमन के अंदर। हर लंग जो है, ईच लंग इज अ कोनिकल इन शेप। उसकी शेप कोनिकल होती है और बेस हर लंग की डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रही होती है, जबकि जो एपेक्स है हर लंग की, इट एक्सटेंड्स जस्ट अबव द क्लेविकल। क्लेविकल जो आपकी बोन है यहाँ इससे ऊपर एक्सटेंड की होती है एपेक्स हर लंग की। राइट और लेफ्ट लंग को मीडियली सेपरेटेड होती हैं बाय हार्ट एंड मीडियास्टिनम। और लूब्स की अगर हम लंग्स की बात करें तो दोनों लंग्स में लूब्स का नंबर वेरी करता है। जो राइट लंग है इसके अंदर 3 लूब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लूब। जबकि जो राइट लंग होता है इसके अंदर 2 लूब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। और क्योंकि ये अपनी कुछ स्पेस जो है वो हार्ट के साथ शेयर कर रहा होता है, इस वजह से इसके अंदर जस्ट 2 लूब्स पाए जा रहे होते हैं। इसके अलावा दोनों लंग्स के अंदर हाइलम मौजूद होता है। हाइलम बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है हर लंग में पाई जाने वाली। और यहाँ ये वो जगह होती है, ये वो एरिया होता है या डिप्रेशन होती है जहाँ से कि ब्लड वेसल्स और एयर वेज जो हैं वो लंग्स के अंदर एंटर हो रही होती हैं और लंग से बाहर निकल रही होती हैं, यानी पास इनटू एंड आउट ऑफ द लंग कर रही होती हैं ब्लड वेसल्स एंड एयरवेज। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर अब आप इसी चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ आप देखें, ये आपको ट्रैकिया दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकिया, ठीक है। इसके नीचे आप आ जाएं, ये आपको रिब्स नज़र आ रही हैं सारी, जो कि रिब केज बना रही हैं। दोनों साइड पर ये रिब्स है जो रिब केज बना रही हैं, और इनके दरमियान में ही ये जो है वो लंग्स जो है वो दोनों प्रेजेंट होती हैं। इन रिब्स के साथ इंटरकॉस्टल मसल्स अटैच होती हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। 2 तरह के होंगे वो। और जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होकर ये प्राइमरी जो है वो ब्रोंकाई बना रहा है, और प्राइमरी ब्रोंकाई आगे मज़ीद डिवाइड हो रही हैं, सेकेंडरी टर्शियरी बन रही हैं और ब्रोंक्यूल तक बन रही हैं। और ब्रोंक्यूल एल्वुलर डक्ट बना रही हैं और एल्वुलर डक्ट जाकर एयर सैक्स पर, जिनको कि हम एल्वुलाई कह रही हैं, वहाँ एंड हो रही होती हैं। अच्छा, जो लेफ्ट लंग था इसके बारे में हमने कहा था कि ये कुछ स्पेस जो है वो हार्ट के साथ भी शेयर करता है। तो ये पीछे देखिए आप, आपको यहाँ पर हार्ट नज़र आ रहा है जो कि लेफ्ट लंग की साइड पर ही पाया जा रहा है। हमने कहा था हर लंग की जो बेस है वो एक डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। तो ये नीचे डोम शेप आपको डायफ्राम दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हर लंग की बेस जो है वो मौजूद है। टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें लंग्स की, तो लंग्स का टेक्सचर बेसिकली स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी होने के रीज़न क्या है कि इनके अंदर न्यूमेरस एल्वेलाई मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हमें लंग्स जो है उनके अंदर स्पॉन्जीनेस फील होती है। मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन या ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं
तो ब्रीदिंग के अंदर के प्रोसेस के अंदर मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस रोल को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ मसल्स इन ब्रीदिंग क्या है। लंग्स अपने तौर पर ड्रा इन एंड पुश आउट एयर को नहीं कर सकते। उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद ही एयर को ड्रा इन कर लें या पुश आउट कर लें। इसके लिए इनको मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इनमें से एयर को इन एंड आउट कर सके। सबसे पहले ये दो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक डायफ्राम और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स। दोनों लंग्स की एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। सबसे पहले डायफ्राम को देख लेती हैं। पिछले डायग्राम के अंदर मैंने जैसे आपको दिखाया कि एक डोम शेप्ड स्केलेटल मसल आपको नजर आया था। डोम जैसे गुंबद होता है या बो होती है, उस किस्म की शेप का एक स्केलेटल मसल जो है वो लंग्स की बेस के ऊपर मौजूद होता है, जो कि थ्रेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करता है। और इसके ऊपर ही लंग्स जो हैं वो रेस्ट कर रही होती हैं, उनकी बेसिस रेस्ट कर रही होती हैं। और दूसरा दूसरा मसल जो लंग्स में ब्रीदिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स के टू सेट्स मौजूद होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये दोनों मिलकर इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं इनके जो फाइबर्स हैं ये डायगनली एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही होती हैं और इस तरह से ये दोनों मसल्स हेल्प करती हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ट्रैकिया जैसा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल ही चुका है, जिसको विंड पाइप भी कह रहे हैं, जिसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग मौजूद है। इसके बाद अब लंग के लूब्स का अगर हम जिक्र कर लें तो ये राइट लंग है, ये राइट लंग है आपका। इस राइट लंग में हमने कहा था 3 लूब्स हैं। सुपीरियर लूब जो कि सबसे ऊपर मौजूद है, ये वाला यहाँ एंड हो रहा है, ये सुपीरियर लूब। और इसके नीचे ये मिडल लूब है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये मिडल में मौजूद है, ये वाला। और इसके बाद आ जाता है इंफीरियर लूब जो सबसे लास्ट में मौजूद है, ये रीजन जिसे हम इंफीरियर लूब कह रहे हैं। और राइट अगर हम लंग की लेफ्ट लंग की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट लंग के अंदर आपको 2 लूब्स मिलेंगे। एक ये ऊपर वाला लूब जिसे हम सुपीरियर लूब कह रही हैं। अगर आप इस सुपीरियर लूब को देखें तो यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन सी ये नज़र आ रही है। ये वो एरिया है, वो जगह है जहाँ पर के हार्ट यहाँ इस जगह मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हमने कहा था कि लेफ्ट लंग हार्ट के साथ अपनी कुछ स्पेस जो है वो शेयर कर रहा होता है। ये ऊपर वाला लूब आ गया जिसको हम सुपीरियर लूब कह रही हैं, और ये निचला लूब आ गया लोअर साइड पर जो मौजूद है, इसको हम इंफीरियर लूब कह रही हैं। इस तरह से जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर जस्ट 2 लूब्स मौजूद होती हैं, एक सुपीरियर और दूसरा इंफीरियर। और ये जो है वो कार्डिक नोच है यहाँ पर मौजूद, जहाँ पर के हार्ट पाया जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम ब्रीदिंग प्रोसेस को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रीदिंग होगी और उसमें ये सारे मसल्स क्या क्या रोल प्ले करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।